हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भूगोल विषय की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो भी हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ही था, जिसमें हमने 2 से 3 यूनिट कवर करी थी। अब उससे आगे जो यूनिट रह गई है उनके हम विकल्प देखने वाले हैं। तो देखिए, हमारी इकाई है तीसरी और अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि, इसके ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जो एजुकेशनल गोल है उसको ज्वाइन कीजिए। तो देखिए, पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि चाय उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो देखिए, पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान हमारा है, तो हम कहेंगे दूसरा, द्वितीय। फिर अगला है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। तो देखिए, वैसे तो 24% भाग पर पाए जाते हैं, तो 24 तो कोई सा ऑप्शन इसमें है नहीं, तो हम इस पर 22.6% पर जाएंगे, क्योंकि हमारी किताब थोड़ी सी पुरानी है, तो उस हिसाब से 22.6% भाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। नकदी, तो देखिए ये सारी तो खाद्यान्न फसल है, लेकिन रबड़ जो है वो एक नकदी फसल है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसे मसालों का राज्य कहते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट हैं, एक तो आंध्र प्रदेश और केरल, लेकिन फिर भी हम केरल पर जाएंगे। केरल को ही मसालों का राज्य कहा जाता है। ठीक है, अगला है निम्न में से किस खाद्यान्न फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है। तो देखिए, चावल जो है वो भारत में लगभग सबसे ज़्यादा इसको कंज्यूम किया जाता है, तो चावल ही इसमें आएगा, क्योंकि चावल ही सबसे ज़्यादा मात्रा में बोया जाता है, तो चावल। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो इसमें इसका राइट आंसर रहेगा सीमांत भूमि। कौन सा रहेगा? सीमांत भूमि, छठे का ख वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है। यानी कि जो वन हमारे देश में पिछले 40 वर्षों में वृद्धि हुई है, तो किस कारण से वृद्धि हुई है। तो देखिए, इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो है कि वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि, कि हमने जो क्षेत्र है वनों के लिए उनको संरक्षित कर लिया, अधिसूचित कर लिया है, यानी कि वहाँ से कोई लकड़ी नहीं काट सकता, तो यही एक कारण है। फिर अगला है आठवां कि निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। मतलब कि जो मृदा है उसके जो गुणवत्ता है उसमें निम्नता किस कारण से है। तो देखिए, कारण है मृदा लवणता, यानी कि मृदा में लवण की मात्रा ज़्यादा होना। अगला है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। यानी कि जहाँ पर शुष्क कृषि होती है वहाँ पर क्या नहीं बोया जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आप सभी को पता है गन्ना। गन्ना को ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए जो जहाँ पर सूखी कृषि है, शुष्क कृषि है, वहाँ पर गन्ना नहीं बोया जाता है। ठीक है, फिर अगला है निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। तो वो देश है मैक्सिको तथा फिलीपींस, तो 10वें का गा वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय है अध्याय 4 मानव बस्तियां। तो देखिए, पहला प्रश्न है मकानों की आकृति व विन्यास को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो मकान की जो आकृति होती है, विन्यास होता है, उसको प्रभावित कौन करते हैं। क्या भूमि की बनावट करती है, जलवायु करती है, आर्थिक दशा करती है, कि सभी करती है। तो ये सारी बातें इसमें लागू होती है, इसलिए हम जाएंगे घा वाला, ये सभी। फिर अगला है विराट नगर है। तो विराट नगर कहाँ, मतलब क्या है विराट नगर? दिल्ली, भोपाल, इंदौर, रायपुर, तो किसका नाम है? दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली। अगला है धार्मिक नगर है। धार्मिक नगर तो आप सभी बता देंगे, उज्जैन धार्मिक नगर है। ठीक है, पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं। यानी कि ऐसी ग्रामीण बस्ती जहां पर घर बहुत ही पास पास में होते हैं उसको हम बोलते हैं गुच्छित, गुच्छा। तो हम जाएंगे खा वाले पर, गुच्छित बस्तियां। अगला है ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता होती है छोटी बस्तियां,
प्राथमिक क्रियाकलाप, कम गतिशीलता या ये सभी? तो ये सारी बातें इसमें लागू होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? देखिए, आगरा यमुना नदी के किनारे है, पटना में भी गंगा नदी है, भोपाल में तालाब है, कोलकाता में हुगली नदी है। तो जाहिर सी बात है भोपाल जो है वो किसी भी नदी तट पर अवस्थित नहीं है। फिर अगला है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? यानी कि जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से कौन सी बात नगर पर फिट नहीं बैठती है? जैसे जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये तो होता है। नगर पालिका नगर निगम होना, ये भी नगर की विशेषता है। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये नहीं है। तो ग वाले पर जाएंगे, और घ वाला अगर हम देखते हैं तो 5000 से अधिक व्यक्ति, तो ये भी नगर की बात हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? तो देखिए, जो गंगा का जो जलोढ़ मैदान है वहाँ पर आप परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो आ वाला इसमें का वाला आ जाएगा। ठीक है, बाकी सभी जगह पर आपको लोग मिल जाएंगे, ग्रामीण बस्तियाँ मिल जाएगी, लेकिन गंगा का जलोढ़ जो मैदान है वहाँ पर नहीं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? तो 4 नगर है, आप सभी को पता है, मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, चेन्नई। तो सबसे बड़ा वृहत मुंबई, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली और फिर चेन्नई। तो घा वाला बिल्कुल करेक्ट, ये जो क्रम है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय है मानव विकास, और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देखते हैं। पहला वाला है, वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना था? तो देखिए, कितना प्रतिशत था? 21.9% 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। ठीक है, अगला है, भारत के किस राज्य में साक्षरता अधिक है? तो आप सभी को पता है केरल वो राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा साक्षर लोग रहते हैं। फिर अगला है कि भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? यानी कौन सा स्थान मिला भारत को मानव विकास सूचकांक में 2011 के अनुसार? तो 134वां स्थान था हमारा, 134वां। फिर अगला है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों से किस एक की कोटि उच्चतम है? यानी कि वहाँ मानव विकास सूचकांक जो है बेहतरीन है, अच्छा है। तो उस राज्य का नाम है केरल। ठीक है, जहाँ पर साक्षर लोग ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मानव विकास सूचकांक भी बेहतर रहेगा। फिर अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? सबसे कम स्त्री साक्षरता है तो वो है बिहार, घा वाला। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? तो हरियाणा, आप सभी को पता है सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा में है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो उस राज्य का नाम है, केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, का वाला। अब आगे बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ। तो अध्याय का नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। प्रवास यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब व्यक्ति रोजगार के लिए या किसी और कारण से जाते हैं तो उसको प्रवास कहा जाता है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि यदि प्रवास राज्य की सीमा के बाहर हो, यानी कि व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य चला जाए किसी भी काम के सिलसिले में, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम अंतर्राज्यीय। ठीक है, अंतर्राज्यीय प्रवास, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्ति रहने के लिए चला गया। अब अगला है, सबसे अधिक उत्प्रवासी हैं तो कौन है? उत्तर प्रदेश के निवासी। ठीक है, अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण, यानी कि पुरुष जो प्रवास करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, उसका कारण क्या है? उसका सबसे प्रमुख कारण है काम और रोजगार। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में जाते हैं लोग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें? गा वाला महाराष्ट्र। अगला है कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? यानी कि जो ये 4 से 5 प्रकार के जो प्रवास होते हैं, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरी, नगरी से ग्रामीण, नगरी से नगरी, तो सबसे जो प्रमुख है पुरुष प्रधान, वो कौन सी है? ग्रामीण से नगरी। तो 5वें का गा, यानी कि गांव से जो नगर की तरफ जाते हैं सबसे ज़्यादा कौन जाते हैं? पुरुष। आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर रहेगा मुंबई नगरीय समूह, यानी सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जाते हैं? बम्बई जाते हैं। ठीक है, तो छठे का। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अगली जो हमारी इकाई है अध्याय 1, और इकाई का नाम है, इस अध्याय का नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। ठीक है, जो आपकी जो दूसरी वाली बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। तो देखिए अब क्या है, पहला प्रश्न कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? तो आप सभी को पता है 1872 में पहली जनगणना की गई थी। अगला है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व पूछा है तो बिहार। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 121 करोड़। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व ही पूछा है और आपको जो राज्य दिए हैं इन्हीं में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल रहेगा। ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो उसका नाम है भारतीय आर्य। ठीक है, अब आगे के प्रश्न अगले वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।